हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आप भी कहोगे कि क्या सर रोज रोज पूछते रहते हो, लेकिन क्या करें, टाइम ही ऐसा चल रहा है कि रोज पूछना पड़ता है। रोज हालात चेंज हो जाते हैं आजकल। तो आज हम बात करेंगे सबसे आखिरी कड़ी वेजेस कोड की। कोड ऑन वेजेस 2019 की आखिरी कड़ी, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 की। तो देखिए, 1975 जो ईयर है वो मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर के रूप में, मतलब मनाया गया था 1975। तो हमारा संविधान जो कहता है, आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्वों के तहत, आर्टिकल 39 में संविधान ये कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। आदमी हो या औरत, समान काम के लिए समान उसको मेहनताना मिलना चाहिए। और इसके पहले क्या होता था कि समान काम करते हुए भी महिलाओं को कम पैसे दिए जाते थे। ठीक है। हवाला देते हुए, बहुत सारी चीजों का, स्ट्रेंथ का, स्टेमिना का, किसी भी चीज का हवाला देते हुए उनको सेम काम के लिए पैसे कम दिए जाते थे, काम पूरा लिया जाता था। तो ये सोचा गया कि जो हमारे संविधान की आर्टिकल 39 जो कहता है नीति निर्देशक तत्वों में, उनको हम इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर में अप्लाई करेंगे। तो 1975 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश लाया गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किया जाएगा। ठीक है। जिसका नाम 1976 में फिर इसको एक बिल पास करके एक्ट बना के इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 लाया गया, और पिछला ऑर्डिनेंस रिमूव कर दिया गया। ठीक है। तो छोटा सा ये एक्ट है, 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। ठीक है। आर्टिकल 39 के लिए लाया गया, और वुमेन से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान भी आ रहा है, वुमेन भर भर के पूछी जा रही है एग्जाम्स में। ठीक है। तो ये लाया क्यों गया था, जैसा मैंने आपको बताया, सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भी किसी भी मैटर में कोई भेदभाव ना कर सके। ठीक है। जहां भी ऐसा कोई क्वेश्चन राइज होता है उसका जवाब देने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर में होती है डेफिनेशन। तो सबसे पहले तो यही कि होल ऑफ इंडिया में लागू हुआ। ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, आपको पता है किसको कहा जाएगा, जो भी इस तरह की चीजें हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंकिंग कंपनी, माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट, या एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, और अदर में स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट किसको कहा जाएगा कि ये एक्ट जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में जब भी लागू किया जाएगा ऑफिशियल गजट से, चाहे किसी भी गवर्नमेंट के हो, तब उस डेट को कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट उस एस्टेब्लिशमेंट में कहा जाएगा, या उस नेचर ऑफ वर्क या उस एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग भी हो सकती है। कोई एस्टेब्लिशमेंट अपने अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अलग निकालती है, तो जब से वो लागू है तभी से उसको कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट कहा जाएगा। एम्प्लॉयर इसमें कौन होगा, एम्प्लॉयर इसमें होगा जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 से लिया गया है। ठीक है। मैन एंड वुमेन इसमें किसको कहा जाएगा, मैन एंड वुमेन मीन्स मेल एंड फीमेल, जो भी ह्यूमन बीइंग है, कहीं भी लगे हुए हैं, किसी भी एज के, उनको मैन एंड वुमेन कहा जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब है ऑफिशियल गजट में जो भी नोटिफिकेशन है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है जो भी रूल्स इसके अंदर है उनके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। रिमनरेशन, ये ध्यान रखें कि और जितने भी एक्ट है, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, सब में हमने शब्द यूज किया वेजेस, चाहे कोड ऑन वेजेस हमने शब्द यूज किया वेजेस, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेशली शब्द यूज किया रिमनरेशन। क्यों? रिमनरेशन का मतलब है मेहनताना जो भी काम आप करते हैं उसके बदले में आपको कैश या काइंड, यानी कैश या किसी भी और तरीके से आपको जो भी दिए जाते हैं सुविधाएं, आपको HRA, TA, स्पेशल अलाउंस, कंसेशन जो भी मिल रहा है वो सब एक मेल को मिल रहा है तो एक फीमेल को भी आपको देना है, इसलिए यहाँ पे शब्द का यूज हुआ है रिमनरेशन। रिमनरेशन का मतलब है बेसिक वेज और सैलरी एंड एनी एडिशनल एमोलमेंट्स व्हाटसोएवर पेएबल आइदर इन कैश और इन काइंड, किसी भी रूप में आप दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो आपको देना है। ठीक है। सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर किसको कहा जाएगा, ऐसा वर्क जो स्किल, एफर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम चाहिए उसके लिए। ठीक है। या जब सेम वर्किंग कंडीशंस में उस काम को किया जाता है तो उसके लिए मैन हो या वुमेन सेम स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है। या फिर अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है स्किल्स की, वो एक एम्प्लॉयर के लिए सेम है, यानी जब वो रिक्रूट कर रहा है तब उसके लिए सेम है। या फिर जब सिमिलर कंडीशंस में काम किया जाता है, सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम सिमिलर वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर कहेंगे। ठीक है। ये कहाँ पे काम आएगा कि जब
सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है तो आपको सिमिलर रेम्यूनरेशन देना है, ठीक है। वर्कर का मतलब यहाँ पे यह है कि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जब से ये लगाया जाता है तब से जो वर्कर काम कर रहा है उसको माना जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें डेफिनेशन नहीं दी गई हैं। कहा गया कि इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो भी लिखा हुआ है वो सब इसमें भी लागू होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 है पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एट इक्वल रेट्स टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स एंड अदर मैटर्स। इसमें पहला वर्कर आता है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रिम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर। जो मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्क है जिसमें स्किल, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेम है, जब सेम वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट के टाइम उसको सेम स्किल्स चाहिए तो उसको सेम पैसा देना चाहिए। इस एक्ट के नियमों के तहत यानी कोई एम्प्लॉय नहीं कह सकता कि मैं इस एक्ट को पालन करने के लिए पैसा कम दे रहा हूं। अगर आप पहले कहीं मैन को ज्यादा दे रहे थे और वुमेन को कम दे रहे थे तो दोनों में से जो हायर था वो आपको उठा के आगे पे करना है। आप ये नहीं कि मैन की भी कम कर दो कि मेरे को सेम देना है तो वुमेन के बराबर अब मैं मैन को दूंगा। जो मैन को दे रहे थे, जो भी ज्यादा आप दे रहे थे वो आपको देना पड़ेगा। इस एक्ट के क्लियर लिखा हुआ है कि इसके आधार पे आप किसी की सैलरी कम नहीं कर सकते, ठीक है, बढ़ा सकते हो। जो हायर दे रहे थे वो आपको देना है। और सेक्स, जेंडर, इन चीजों के आधार पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप जो उसको दे रहे थे हाईएस्ट वही सैलरी आपको देनी होगी। अब आप कहें कि साहब मेरा पहले काम चल रहा था कम देके अब मेरा मतलब पड़ता नहीं खा रहा, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो दे रहे थे उसका हाईएस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमेन वर्कर्स। जब आप रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, कुछ भी जब आप कर रहे हो सिमिलर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर में, तो आप मैन एंड वुमेन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिक्रूटमेंट से लेके आगे तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी की। तो एडवाइजरी कमेटी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी और एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज देखेगी वुमेन के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे किस एस्टेब्लिशमेंट में, किस एम्प्लॉयमेंट में, किस एक्सटेंट तक कितनी संख्या में महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है। उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो 10 मेंबर से कम नहीं हो, जिसमें 50% वुमेन होंगी, ठीक है। इसकी एडवाइस के आधार पे गवर्नमेंट जो है देखेगी कि मतलब जो ये बता रही कितनी एक्सटेंट तक हो सकता है और फिर उस हिसाब से काम करेगी। इसके अपने प्रोसीजर जो हैं वो ये कमेटी खुद रेगुलेट करेगी, ठीक है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इसकी एडवाइस को टेंडर करने के बाद में जो भी आगे उसको अच्छा लगता है वैसा वो काम कर सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें हाफ है वुमेन 10 में से, लेकिन जो हमने कोड ऑन वेजेस की बात की है 2019 उसमें 1/3 है, ठीक है। तो क्योंकि वो 4 एक्ट मिल गए हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन आपको देना है मिनिमम वेजेस के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, तो वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो 1/3 है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हाफ था क्योंकि एक्ट पूरा पूरा वुमेन के लिए था, ठीक है। इसके बाद जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो लेबर ऑफिसर से नीचे रैंक नहीं हो ऐसा कोई ऑफिसर बनाएगी जो कंप्लेंट सुनेगा। कंप्लेंट हो सकती है किसी भी इस एक्ट के जो प्रोविजन है उसमें कॉन्ट्रवेंशन की, या फिर आप जो है सिमिलर नेचर के लिए, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के लिए पेमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है। इसमें जो भी आएगा फिर वो सुना जाए। किस तरह के क्लेम आ सकते हैं? क्लेम एक तो ये आएगा कि जो इक्वल रेम्यूनरेशन देना था आपने वो नहीं दिया है, ठीक है। तो जो भी उसका बचा हुआ वेजेस है वो देने के लिए बोलेगी, जो भी अथॉरिटी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और अगर कोई भी और इस एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वो केस आ सकता है। अगर जिस अपीलेट अथॉरिटी के पास आप जाते हो, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अगर वहां से आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, वो जो प्रोसीजर पूरा चलेगा वो सिविल कोर्ट की तरह चलेगा, प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट की तरह। अगर वहां से आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप गवर्नमेंट के डिसाइडेड जो अगली अपीलेट अथॉरिटी उसके पास जा सकते हो। 30 दिन का क्लोज है, 30 दिन के अंदर आपको अगला आवेदन कर देना है। और 30 दिन के अंदर अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो डिसाइड करेगी कि आप जो कोर्स दोगे कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया, उसको मानना है या नहीं। और तब भी आपको अगले 30 दिन के अंदर तो ये कंप्लेंट कर ही देनी है और फिर वो जो डिसीजन देगी वो फाइनल होगा, ठीक है। और वो रिवर्स कर सकती है, रिपील कर सकती है, ठीक है, एडजस्ट कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है अगले अपीलेट अथॉरिटी इस केस में, ठीक है। उसका डिसीजन फाइनल होगा और जो रिकवरी होगी फिर ड्यूज की वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत होगी, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि मिसलेनियस जो चैप्टर थर्ड इसमें ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयज टू मेंटेन रजिस्टर, सबको रजिस्टर तो मेंटेन करने ही है हर तरह के। इसके बाद इंस्पेक्टर इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उसको सही लगेगा उस आदमी को बना सकती है, ठीक है, वो एक इंस्पेक्टर की तरह काम करेगा इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860 के तहत, ठीक है। वो वही सब काम कर सकता है जो और जगह कर सकता था, एंटर कर सकता है, रिक्वायर कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, सीज कर सकता है, कोई भी कॉपीज आपसे मांग सकता है, ठीक है। और जो भी इस तरह का है बंदा इंस्पेक्टर बना हुआ उसको आप मना नहीं कर सकते, लीगली बाउंड हो, ठीक है। पेनल्टीज क्या है, अगर कोई रजिस्टर वगैरह उसको देने में फेल होता है तो वो एक अपराध माना जाएगा। प्रोड्यूस नहीं करता है, देने से मना कर देता है, या फिर किसी एजेंट को देने से मना कर देता है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है, वो सब अपराध माना जाएगा। और इसके लिए जो है 1 महीने की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यही कोड ऑन वेजेस में भी है, 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, ठीक है। अब जो भी कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से ये जब से लागू होगा तब से इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनके तहत जो जो भी काम आते हैं, जैसे आपने मना कर दिया, ठीक है, जो इक्वल वेज है उसको देने से, ठीक है, या फिर और डिस्क्रिमिनेट किया किसी भी तरीके से जेंडर के आधार पे, ठीक है, या कोई भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसको मानने से आपने मना कर दिया, तो ये सारे ही कारणों से जो आपको फाइन लगेगा वो 20,000 रुपए तक हो सकता है, ठीक है। और 3 महीने से 1 साल की कैद हो सकती है। वो 1 साल की कैद जो है वो 2 साल तक भी जा सकती है अगर आप फिर से वही रिपीटेडली ऑफेंस करते हो, ठीक है। और अगर आप किसी भी इंस्पेक्टर की बात को मानने से मना करते हो तो आप पे 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं ऑफेंस बाय कंपनीज। तो जब कोई ये काम हुआ है इस तरह का कोर्ट के सामने आता है कि किसी वुमेन को नहीं पेमेंट दिया गया है सेम, ठीक है, कोई भी इस एक्ट के तहत उल्लंघन आता है, तो कंपनीज के अंदर जितने भी आदमी उस टाइम पावर में थे वो सब गिल्टी माने जाएंगे, ठीक है। और कंपनी इसमें किसको माना जाएगा, जो हर जगह बात होती है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, एक फर्म हो अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स की, वो सब कंपनी के रूप में माने जाएंगे। डायरेक्टर किसको माना जाएगा, मीन्स ए पार्टनर इन द फर्म, तो ये सब अपराधी माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पावर टू मेक रूल्स। तो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके पास ही पावर होती है, ठीक है, कि वो कुछ भी नोटिफिकेशन के द्वारा बदल सकती है, इंस्पेक्टर को चेंज कर सकती है, उसकी क्वालिफिकेशन चेंज कर सकती है, उसके तरीके चेंज कर सकती है, एडवाइजरी कमेटी, यानी सारी पावर उसके हाथ में होती है। अब ट्रायल की बात करते हैं तो इसका जो ट्रायल होगा वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे नहीं होगा। वेजेस कोड में भी इसी तरह की बातें हैं, ठीक है। इसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये भी करना है। एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कब कब, जैसे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो एक्ट स्पेशली किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बनाए गए हैं, जहां पे वो अप्लाई होंगे वहां पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और स्पेशल ट्रीटमेंट इन स्पेशल कंडीशन, कब ए बर्थ द बर्थ और एक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, बर्थ होने वाला है वही मैटरनिटी बेनिफिट का, जैसे मैंने आपको बताया, कोई और वहां पे स्पेशल नियम है तो वही लागू होगा। टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू रिटायरमेंट, मैरिज और डेथ, और टू प्रोविजन एनी मेड इन दिस कनेक्शन विद रिटायरमेंट, मैरिज और डेथ। इन रिटायरमेंट, मैरिज और डेथ के केस में भी कुछ अलग अगर वहां पे नियम है तो वही लागू होंगे, ठीक है। और पावर टू मेक डिक्लेरेशन, ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, कोई भी वो डिक्लेरेशन दे सकती है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कर सकती है डिफिकल्टी रिमूव, अपना कोई भी गजट निकाल के अगर कोई दिक्कत आ रही है तो गजट निकाल के उसको हटा सकती है। रिपील कौन से होंगे, जो ऑर्डिनेंस है मैंने आपको बताया 1975 में लाया गया था, वो ऑर्डिनेंस रिपील हो गया, ठीक है। और इस एक्ट में कोई भी जो बातें हैं वो अगर किसी और एक्ट से, जैसे स्पेशल कंडीशन के साथ आती हैं, तो उन्हीं की लागू रहेंगी, ठीक है। और जहां भी ऐसी कंडीशंस है कि जहां पे वुमेन को मना है, मीन्स नाइट शिफ्ट है या कुछ इस तरह की चीजें हैं जो टफ हैं, ठीक है, मीन्स कहीं स्पेशल फॉर द टाइम भी कोई ऐसा एक्ट निकाला हुआ है कि इस जगह वुमेन को जो है नहीं अप्लाई करना है, फिर इतने से ज्यादा नहीं करना है, घंटे ज्यादा, मीन्स अगर कुछ ऐसा लो वहां पे है तो भी उसी की चलेगी, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशंस में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, ठीक है। इसका हमने कोड ऑन वेजेस में देखा कि वहां भी इसी तरह का ही सिमिलर नेचर के लिए आपको सिमिलर पेमेंट देनी है,
और एडवाइजरी कमेटी में वुमेन का हिस्सा एक ये रहेगा और वो फिर वहां से पूरा देखेंगे, गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, तो ये था लास्ट कड़ी। इसके बाद हम अगले कोड के अगले एक्ट की बात करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।